मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति शुक्ला। वी आर हियर टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज का जो हमारा यूनिट चल रहा है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। और इस लेक्चर के बाद इस यूनिट में सिर्फ एक ही लेक्चर होगा जो कि बचेगा, कमीशंस वाला, और उसके साथ ही हमारी ये वाली यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो आज का जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डिपार्टमेंट, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस एंड द बोर्ड्स। जो भी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टुडे, एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 38 इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर। एंड ऑल्सो दिस इज़ अवर वेबसाइट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और इसमें जो भी रेलिवेंट कोर्सेज हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के सिलेक्शन में, सो प्लीज़ गो थ्रू देम एंड ट्राई टू अवेल इट। और अगर आप पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं है, सो गो यू कैन गेट इवन द फ्री स्टडी मटेरियल फ्रॉम द यूट्यूब और द टेलीग्राम चैनल। ओके, नाउ डीलिंग विद द टॉपिक्स। तो पहला आता है हमारा डिपार्टमेंट। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिपार्टमेंट, तो ऑलरेडी वी हैव वन थिंग इन अवर माइंड कि हम जब डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, और अगर हम अपने गवर्नमेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की या फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो हमें पता होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, फिनेंस मिनिस्ट्री हो गई, आपकी हेल्थ का मिनिस्ट्री हो गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, अर्बन डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर का, सेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो हर उस मिनिस्ट्री के अंडर में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं फिर ये भी देखा जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की बात करें, तो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज़ के, हर एक मिनिस्ट्रीज़ के अंदर हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो बनाए जाते हैं। तो अब हम डिपार्टमेंट के बारे में देख लेते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द पोटेंशियल टू कैरी आउट द टास्क प्रॉपरली, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज चूजन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में हमारा इट इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कुछ लोग काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन पर्पस, टू अचीव अ कॉमन गोल, फ्यू पीपल दे वर्क टुगेदर। ठीक है, कभी कभी इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है जो लोग काम करते हैं, जो टास्क है, जो फंक्शनिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमें किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो चूज़ करना है, व्हाट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो डिपार्टमेंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, उसका एग्जाम्पल है ये। तो जब हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या होगा, कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ उसमें काम करेंगे, और कितना पोटेंशियल है किसी भी टास्क को प्रॉपरली कैरी आउट करने का, इन सारी चीज़ों पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलरली प्रेफर करना है। नाउ इट मे बी फ्लैट, हायरार्कियल और द डिपार्टमेंटल। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो फ्लैट भी हो सकता है, हायरार्कियल भी हो सकता है, या फिर डिपार्टमेंटल हो सकता है। जब हम फ्लैट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जहाँ पे एक मालिक है, देयर इज़ वन ओनर, और उस ओनर के अलावा वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन सबकी एक ही पोजीशन है और उन सबको एक ही जैसा काम करना पड़ता है। जैसे वी टेक ए एग्जाम्पल ऑफ किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम एग्जाम्पल ले लें, या फिर हम एग्जाम्पल ले लें किसी छोटी फैक्ट्री का। तो उस छोटी फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो एक होता है, ज़्यादा उसका एक अकाउंटेंट होता है। ठीक है, जैसे पुराने समय में होता था, और उसके नीचे जितने भी लोग फैक्ट्री के होते थे वो सब एक जैसा काम करते थे, असेंबलिंग वगैरह का, और सबकी पोजीशंस और सैलरीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती थी। ठीक है, तो वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर होता था। बिकॉज अगर हम ओनर को हटा दें तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हायरार्कियल फॉर्मेशन है वहाँ पे, कि एक पोजीशन है, फिर उसके नीचे कुछ सब डिविजन्स हैं, फिर उसके नीचे कुछ सब डिविजन्स है, वहाँ पे लोग हैं, तो इसीलिए उसको फ्लैट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, फिर आता है जैसे कि कुछ हमारे जो NGOs भी होते हैं, जो कुछ संगठन, जो कुछ महिलाएं चलाती हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ कॉल्ड, वो जो एक होता है हमारा ग्रुप होता है, एक फॉर्मेशन होता है, उसको भी हम फ्लैट स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कि जहाँ पे कुछ औरतें होती हैं वो साथ में मिल करके एक साथ एक काम को शुरू करती हैं, उनको किसी NGO से या फिर किसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से उनको लोन मिल जाता है, और फिर उसके बाद वो अपना बिजनेस या कुछ भी छोटा मोटा अपना काम वो कैरी आउट करते हैं। तो वो भी एक भले छोटी सी यूनिट होगी, लेकिन वो भी एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि हर एक औरत का जो फंक्शनिंग है, जो काम है, और उसको जो सैलरी मिलती है, जो पैसे उनको मिलते हैं, वो सब के सब बराबर होते हैं। ठीक है, द सेकेंड वन कैन बी कॉल्ड द हायरार्कियल स्ट्रक्चर। हम ऑलरेडी जानते हैं, जहाँ पे हम
पोजीशन के हिसाब से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटी के हिसाब से लोगों के काम को और उनकी पोजीशन को डिसाइड करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो काम के हिसाब से और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर पर्सन कौन सी पोजीशन या डेजिग्नेशन में बैठेगा, दैट इज़ कॉल्ड दी हायरार्की, जहाँ पे जो आपका यूनिटी ऑफ कमांड है या फिर हम कहें जो डायरेक्शंस हैं आपके, वो आपके फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो करते हैं कि सबसे पहले ऊपर की पोजीशन होती है, फिर उसके नीचे, और फिर उसके नीचे जो है वो वेरियस आपकी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। देन द थर्ड वन इज कॉल्ड द डिपार्टमेंटल। तो डिपार्टमेंटल का मतलब ये होता है कि जिसके भी सिमिलर ऑपरेशंस हैं या फिर सिमिलर फंक्शनिंग हैं जिस लोगों के भी या जिस यूनिट के, ठीक है, तो उन सबको उठा करके इसी एक ही डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है, एक ही जगह पे एक ही यूनिट में उनको एग्रीगेट कर दिया जाता है, विच इज़ कॉल्ड द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने पहले ऑर्गेनाइजेशन में भी बात की कि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है और उसमें हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, मटेरियल्स डिपार्टमेंट होता है, इनफैक्ट आईटी डिपार्टमेंट भी होता है, तो हर एक इस डिपार्टमेंट का जो काम है वो अलग अलग है और बहुत ही स्पेसिफाइड है अपनी अपनी जोन में, ठीक है। जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट का बंदा है वो एचआर का काम नहीं करेगा, वो लोग जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है वही करेंगे। जो आईटी डिपार्टमेंट का बंदा है, जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, वो आईटी डिपार्टमेंट का काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से और अलग अलग एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसे अलग अलग जोन में डिवाइड कर देते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने डिपार्टमेंटेशन कर दिया है, उसका डिपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया है कि ये जो डिपार्टमेंट है वो ये काम करेगा, ठीक है। Now the principles governing the formation of the government departments and allocation of the functions defines the departments in the government. तो अब हम ये कहते हैं कि जब डिपार्टमेंट्स हमारे गवर्नमेंट में बनाए जाते हैं तो किस बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो जो प्रिंसिपल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द एलोकेशन ऑफ द फंक्शंस, और कौन कौन से फंक्शंस कहाँ कहाँ पे एलोकेट किए जाएंगे ये चीज़, और जो प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं फॉर्मेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को फॉर्मेशन करने पे, उनके हिसाब से ही ये डिसाइड होता है, उनके बेसिस पर ही ये डिसाइड होता है कि कितने या फिर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हमारे गवर्नमेंट में होंगे, ओके। नाउ लेदर गुलिक डिफाइन 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन से फंक्शंस करने हैं किसको, इन बातों पे डिपेंड करता है हमारे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स बनना। तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो लेदर गुलिक ने बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कही थी। पहला था द पर्पस सर्व्ड, दूसरा था द प्रोसेस एम्प्लॉयड, तीसरा द पर्सन्स और द थिंग्स डेल्ट विद एंड द एरिया कवर्ड, ठीक है। तो लेदर गुलिक ने कहा था कि ये जो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जब हम बात करते हैं तो इनको ध्यान में रख करके, इनकी ज़रूरतों को अच्छे से ध्यान में रख करके ही हम किसी डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। कि बेसिकली अगर हमें ये देखना है कि ठीक है हमें एक डिफरेंट डिपार्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं, जैसे कि पहले जो है एग्रीकल्चर और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो था वो एक ही में था कुछ सालों पहले, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये देखा गया कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके साथ ही क्या हुआ कि आपका जो इरिगेशन का डिपार्टमेंट है वो अलग कर दिया गया और एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है वो अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको ये देखना था कि विद द ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड विद द ग्रोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सारी की सारी चीज़ें एक ही डिपार्टमेंट के लोग उसे ढंग से कोप अप नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर दैट वी डिवाइड देम और वी सेग्रीगेट देम, ठीक है। तो अब कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर कि कोई भी डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि पर्पस सर्व, कि कौन सा हमें पर्पस सर्व करना है, हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है या फिर कौन सा पर्पस सर्व करना है, उस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कि बेसिकली अगर हम कोई डिपार्टमेंट अलग से बना भी रहे हैं तो क्या वाकई में वो जिस पर्पस को सर्व करने के लिए बनाया जा रहा है या बनाया जाना चाहता है वो उसको फुलफ़िल करता है या नहीं। अगर वो उसको फुलफ़िल करता है तो ठीक है, एक सेग्रीगेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, और अगर नहीं करता है सो देयर इज़ नॉट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेपरेट डिपार्टमेंट, ओके। द सेकंड वन इज़ द प्रोसेस एम्प्लॉयड, कि कौन सा प्रोसेस एम्प्लॉयड होगा, किस तरीके से हम अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं, हमारे काम करने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम पूरे के पूरे प्रोसेस को डिफाइन करेंगे और फिर हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है द पर्सन्स और द थिंग्स डेल्ट विद, कि हम कौन से लोगों को या फिर कौन सी चीज़ों को डील कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन से वो पर्सन्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं
जिनको डील किया जाना है, इस बात को ध्यान में रखा जाए। एंड द एरिया कवर्ड, और कितना एक एरिया है, कितना स्पेशल एरिया कह लें या फिर जोग्राफिकल जो एरिया है वो कितना ज़्यादा कवर होता है। कि अगर हम बात करते हैं किसी एरिया की, तो हमें जानते हैं कि अलग से जो है एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है। क्योंकि वहाँ के जो कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, या फिर हम कहें कि वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन और वहाँ के कल्चर वगैरह भी इतना डिफरेंट है कि जब हम इसे सिंगल एक होम मिनिस्ट्री के अंडर में अगर हम खाली देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस रीजन की जो ज़रूरतें थी, वहाँ के लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत अच्छे से डील नहीं हो पाती थी, वो बहुत अच्छे से केटर नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा दैट वी नीड अ सेपरेट मिनिस्ट्री और अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द ईस्टर्न रीजन, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न रीजन, जिसका टोटल फोकस जो रहेगा वो उस चीज़ पे रहेगा कि किस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट रीजन पे या फिर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए हम काम कर सकें। तो फिर यहाँ पे भी उन्होंने अपने 4 प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, ठीक है, कि उनका पर्पस क्या है सर्व करना। तो उनका पर्पस जो सबसे पहले है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है द प्रोसेस एम्प्लॉयड, कि वो कौन कौन से प्रोसेस एम्प्लॉयड करेंगे। तो जब एक डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके जितने भी काम होंगे, जितना भी उसका जो प्रोसेस होगा, वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। द थर्ड वन इज द पर्सन और द थिंग्स डेल्ट विद, कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। तो हमें जो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के जो लोग हैं, वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के, नागालैंड के जो बेसिकली ट्राइब्स हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हमें उनको डील करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो अगर हम स्ट्रैटेजिक पोजीशन की बात करें नॉर्थ ईस्ट की, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, इट इज़ सराउंडेड बाय द नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। चाहे वो भूटान हो जाए, चाइना हो जाए, म्यांमार हो जाए, या फिर बांग्लादेश हो जाए, ठीक है। तो ये जो सारे हमारी अगल बगल कंट्रीज़ है, इनसे घिरा हुआ है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, और जो कनेक्शन है उसका इंडिया से, वो बहुत ही नैरो पैसेज से होकर के जाता है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन का, देन यू विल सी कि भूटान जो है वो आपके सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट इट, या आई थिंक सिक्किम इज़ बिटवीन भूटान और अरुणाचल प्रदेश, नो ओके यार, भूटान इज़ बिटवीन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो उसके नीचे आपका जो वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा जो एरिया जाता है, वहाँ से यू कनेक्ट टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन विच इज़ वेरी वाइड, और बाकी सारी जगहों से वो आपके नेबरिंग कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। जो लैंड बॉर्डर्स है हमारे, वो म्यांमार से, बांग्लादेश से तो काफ़ी बड़ा लैंड बॉर्डर है, और चाइना से भी है। और यही वजह है कि चाइना जो है वो तो खैर काफ़ी खुलेआम कहता है अपनी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी दिखाता है। काफ़ी सारा जो एरिया है, ही सेज कि वो हमारा साउथ तिब्बत का रीजन आता है, एंड इट इज़ नॉट अंडर द सुजरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि गलत है एक तरीके से। तो वहाँ के जो जोग्राफिकल लोकेशन भी है, जो माउंटेन्स हैं जिस तरीके से, जो फॉरेस्ट है वहाँ पे, तो उसके लिए वहाँ पे गवर्न करना या फिर वहाँ पे रोड्स को इतना ज़्यादा पहुँचा पाना, ये सारा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जब उनकी एक अलग मिनिस्ट्री, उनका एक अलग डिपार्टमेंट नहीं था, तो वहाँ के डेवलपमेंट को पूरे देश के मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट वहाँ पे जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रमोट की जाती थी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात पे ध्यान दिया कि नहीं, हमें उसको अलग से फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे हम पढ़ते हैं कि डिपार्टमेंट के लिए हमें 4 प्रिंसिपल्स को भी हम ध्यान में रखते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि भैया वो कौन सा पर्पस सर्व करना चाहता है, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व करेगा, किन लोगों को डील करने के लिए किया जा रहा है, और क्या एरिया कवर करता है, वो कितना एरिया कवर करता है, ठीक है। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट रीजन का हमने एग्जाम्पल लिया तो हमने देखा कि जब पूरे भारत के अंडर में उसको रखा जा रहा था, उसके साथ उसका डेवलपमेंट देखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट जो था वो पीछे छूट गया था, बिकॉज बाकी रीजन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। एंड ऑब्वियसली इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री, बट जब उनका अलग से उनकी एक मिनिस्ट्री बना दी गई तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके फोकस करने के लिए थी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट हो जाते थे, ठीक है। ना द नेक्स्ट पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन दीज प्रिंसिपल्स। तो हमने ये कहा कि जब तरीके से भी हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को फॉर्मेशन करते हैं उनका, तो उनको हम इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द पर्पस इज कॉमन टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, प्रोसेस स्टैंड्स फॉर द स्पेशल स्किल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो पर्पस है वो कॉमन होता है इन सारे डिपार्टमेंट्स का। जो प्रोसेस है कि जो भी पर्पस की अगर हम बात करते हैं, तो पर्पस क्या है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बनाने का, तो पर्पस बेसिकली सबका सेम है, विच इज़ द डेवलपमेंट,
चाहे उस पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट को आपने बनाया उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की चीज़ का, एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है तो एग्रीकल्चर का, स्पेस का है तो स्पेस का, उस चीज़ का जो डेवलपमेंट है वो आप पर्पस सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टैंड्स, जो आपका प्रोसेस है, प्रोसेस स्टैंड्स फॉर द स्पेशल स्किल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रोसेस वाला आपका प्रिंसिपल है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा जो स्किल एस्पेक्ट है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन से स्किल्स हैं जिसको अप्लाई करके हम अपने पर्पस को अचीव कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड थिंग, द पर्सन और द थिंग्स रिफर टू द बेनिफिशियरी और द क्लाइंट सर्व बाय द ऑर्गेनाइजेशन। कि जब हम बात करते हैं कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें डील करना है, तो वो बेसिकली हम उन बेनिफिशियरीज या फिर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका हमें डेवलपमेंट करना है या फिर जिस रीजन का हमें डेवलपमेंट करना है। और चौथा हमारा आता है द एरिया कवर्ड। तो जो लास्ट जो हमारा एरिया कवर्ड आता है वो बेसिकली हमारा जो जोग्राफिकल कवरेज है उसको दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनका ये एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैव इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। कि अब अगर हम दूसरे डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सामने आता है, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा पर्पस सॉल्व करने के लिए है, उसका जो बेसिक पर्पस है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कि किस तरीके से हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। कि अगर हम आज़ादी के तुरंत बाद की बात करें तो उस टाइम पे जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कभी भी हमारे एग्रीकल्चर के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया था। और इसी का रिजल्ट था कि इंडिया को उस पीरियड के दौरान में काफ़ी सारे फेमाइंस को झेलना पड़ा था, ठीक है। बिकॉज जो प्रॉपर इरिगेशन का जो फैसिलिटी होता है वो उनको नहीं दिया गया था, उनको सब्सिडाइज रेट पे क्या कहते हैं बीज नहीं मिलते थे। वो तो खैर काफ़ी अलग बात हो गई, वो तो मिलने ही नहीं थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। बट जब हम बात करते हैं इरिगेशन की, कैनाल्स की, या फिर वो बेसिक सुविधाओं की जो फार्मर्स को मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिल पाते थे। और वो खुद से भी इसलिए नहीं कर पाते थे बिकॉज जो उनका लगान होता था या फिर जो ये कहें कि जो शेयर होता था गवर्नमेंट का वो इतना ज़्यादा होता था जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते थे। एंड एज अ रिज़ल्ट अपने घर की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए और जितना उनको गवर्नमेंट को शेयर देना है उसके चक्कर में भी दे ऑफन गेट कॉट इन द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर्स, ठीक है। कि वो अक्सर मनी लेंडर्स के पास जाकर के फंस जाते थे और फिर वो मनी लेंडर जो है वो उनसे ब्याज पे ब्याज लेता रहता था। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इट वॉज इलिटरेट, तो उनको नहीं पता होता था कि वो मतलब बिना जाने उन्होंने कौन से पेपर्स पे उनको साइन करा लिया है। और बहुत सारे केसेस में जो फार्मर्स होते थे वो अपना ज़मीन भी खो देते थे बिकॉज ऑफ दैट लोन। और फिर उसके बाद वो भी एक लैंडलेस लेबरर्स बन जाते थे, ठीक है। जो फार्म के ऊपर काम तो करते थे लेकिन वो लैंड उनका नहीं रह जाता था, जिसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो इस बैकग्राउंड में, इस बैकड्रॉप के बाद जब 1947 के बाद इंडिया आज़ाद हुआ तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें ओवरनाइटली तो चेंज हो नहीं जाएंगी। तो उस टाइम पे हमें बाहर के देशों से अपना जो अनाज है वो इम्पोर्ट करना पड़ता था, ठीक है। वी यूज़ टू इम्पोर्ट वीट फ्रॉम अमेरिका, वी यूज़ टू इम्पोर्ट राइस फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़ बिकॉज हमें हमारी कंट्री के खाने की समस्या को पूरा करना था और हम उतना फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, ठीक है। फिर उसी के बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे डैम्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए ताकि हम लोगों पे ध्यान दे सके। फिर पहला ग्रीन रेवोल्यूशन आया और फिर उसके बाद हमारा सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उसके बाद जो है इन द मीन वाइल हम जो है अपने फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गए और अब तक खैर हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का बेसिकली मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया ही गया था इसलिए बिकॉज जो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जो बेसिक पर्पस था वो था हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि हम पहले सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में। फिर आता है इट वुड बी फुलफिलिंग दीज ऑब्जेक्टिव्स थ्रू सर्टेन प्रोसेस एंड मेथड्स। और अब हमें अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ प्रोसेस या कुछ मेथड को अपनाना पड़ेगा। जैसे कि हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स की हम उन्हें आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडाइज रेट्स पे हम उन्हें फर्टिलाइज़र देते हैं, हम उन्हें अच्छी हाई इल्ड वैरायटी के उनको सीड्स प्रोवाइड कराते हैं। फिर जब उनका हार्वेस्ट का काम आता है उनको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, कई बार उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब उनका हार्वेस्ट पीरियड हो जाता है ओवर तो उनको मंडी में अच्छे दाम भी दिए जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है वो भी रखा गया है ताकि किसी भी फार्मर को उससे नीचे अपने क्रॉप को बेचना ना पड़े और उन्होंने एटलीस्ट जितनी लागत लगाई है अपने एग्रीकल्चर में वो उनको मिल जाए।
ठीक है। तो ये वो सारे कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हैं। फिर आता है इट वुड सर्व द फार्मर्स, कि कौन से लोग हैं जिनको केटर किया जाता है, तो वो है वो फार्मर्स को ध्यान में रखा जाता है। फिर जोग्राफिकल एरिया क्या होता है कि जोग्राफिकल एरिया वो सारे के सारे खेत हैं जो एग्रीकल्चर के अंडर में आते हैं, जितने भी कल्टीवेटेड लैंड है, ठीक है। तो जितना भी कल्टीवेबल लैंड है वो उसके जोग्राफिकल एरिया के अंडर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि अगर ये सारे प्रिंसिपल्स हमारे फॉलो हो रहे हैं, सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी क्रिएटेड, और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हमारा क्रिएट हुआ एंड इज वर्किंग प्रॉपरली। नो ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव सीम्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ऑब्वियसली अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो पर्पस सर्व करना है या फिर जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका ये जो पहला वाला पॉइंट है कि व्हाट पर्पस इट सर्व, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस डिसाइसिवली डिटरमाइन द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एंड द इंडिविजुअल वर्कलोड इन अ कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं डिसाइड करने में कि कितने नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज होंगे, ठीक है। तो आई थिंक जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो अभी लास्ट जब गवर्नमेंट थी तो उसमें भी ये एग्जाम्पल रखा गया था, सिंस इट वाज एन अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस थी यूपी की गवर्नमेंट, काफ़ी सारी छोटी छोटी पार्टीज मिल करके इन्होंने गवर्नमेंट बनाया था। तो इसलिए हर एक पार्टी के बंदे को पैसिफाई करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ बना दी गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ा था, ठीक है। तो हम ये नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम एक पॉलिटिकल साउंड माइंड के हिसाब से सोचें या फिर हम एक प्रॉपर फंक्शनिंग के हिसाब से सोचें हमारे गवर्नमेंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ का होना हमारी कंट्री की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो कम से कम हों, कम से कम अगर मिनिस्ट्रीज़ होंगी, भले आप उनके अंदर डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दीजिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो उससे क्या होगा कि हम कम लोगों के थ्रू काम कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। बहुत डाइवर्स या फिर बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिर उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन या फिर इंटीग्रेशन नहीं रह जाएगा, और एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो हमारे पब्लिक पॉकेट पे आएगा, पब्लिक अकाउंट्स पे आएगा, वो अलग रहेगा, ठीक है। तो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन मेक्स इट इम्पेरेटिव दैट देयर शुड नॉट बी मेनी डिपार्टमेंट्स। कि अगर हम एक पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें, अगर हमें पॉलिटिकली हर चीज़ को कोऑर्डिनेट लेकर के चलना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेसिकली सब फंक्शंस आर एलोकेटेड टू द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और द डेप्यूटी मिनिस्टर। कि बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ बनाने से अच्छा है कि हम नई पोस्ट लेकर के आ जाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें हम किसी को डेप्यूटी मिनिस्टर बना देते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देते हैं, ठीक है। जैसे हमने कई बार सुना होगा कि ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आईटी डिपार्टमेंट के, या फिर ये डेप्यूटी मिनिस्टर हैं। तो इस तरीके से जो भी पॉलिटिकल आपके एमपीज़ वगैरह होते हैं उनको भी हम थोड़ा सा पैसिफाई कर पाते हैं कि हाँ ठीक है, नो यू गॉट सम पोजीशन, कि अगर आप एमपी बने हैं, आप जीत करके यहाँ पे आए हैं एंड यू हैव एडेड अ नंबर टू अवर मेजॉरिटी, तो उसके बदले में हम आपको ये दे सकते हैं, रादर देन अ सेपरेट मिनिस्ट्री। कि पूरा एक अलग मिनिस्ट्री उनके लिए क्रिएट कर देने से अच्छा है कि एक ही मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो अलग अलग पोजिशंस क्रिएट कर दी जाए। जैसे कि अभी आपका बेसिकली मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में व्हाट हैपन, आई थिंक मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में, हाँ। तो राजस्थान में क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर बन गए, और चीफ मिनिस्टर के बनने के बाद आपको जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो आपके बन गए सचिन पायलट, ठीक है। तो अशोक गहलोत आपके चीफ मिनिस्टर बन गए बिकॉज देयर वाज अ स्ट्राइफ, क्योंकि उन लोगों की भी कोalition गवर्नमेंट थी कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो अशोक गहलोत ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, और क्योंकि सचिन पायलट को भी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलनी थी तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। जो दिल्ली में हुआ है कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन बन गए, मनीष सिसोदिया, ठीक है। तो इस तरीके से कहा गया कि बहुत सारे मिनिस्ट्री से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाना हमारी पॉलिटिकल हेल्थ के लिए कंट्री की अच्छा नहीं है, ओके। ड्यू टू द शिफ्ट इन द पब्लिक पॉलिसी, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गेट इन्फ्लुएंस, ठीक है। और जिस तरीके से हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ में शिफ्ट होता है कि आज से 50 साल पहले अगर हम बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर में, या फिर हम स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। आज से 50 साल पहले हम स्पेस को या फिर डिफेंस को, जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतना एडवांस नहीं समझते थे, ठीक है। इंडिया यूज्ड टू स्पेंड ऑन द स्पेस एंड ऑन द डिफेंस, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो था वो डिफेंस पे और स्पेस पे नहीं था। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, टेररिज्म एक इशू बन चुका है हमारे लिए,
और जब हम अपनी बाकी की नेबरिंग कंट्री से जो हमारे टेंशन वाले रिलेशंस बने होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमें यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी पब्लिक पॉलिसी में एक शिफ्ट आया। वो चीज़ें जो कल तक हमारे लिए थोड़ी सी कम इम्पॉर्टेंट थी, आज वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। तो उसकी बेसिस पे और साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड। तो पब्लिक पॉलिसी में जब शिफ्ट होता है तो उस हिसाब से भी हमारे जो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसके साइज़ और उसके अरेंजमेंट पे फ़र्क पड़ता है, वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। क्यों? जैसे जैसे हमारी पब्लिक पॉलिसी में शिफ्ट आता जाएगा वैसे, ठीक है। तो जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें कि जब हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो उसके बाद हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आए, जिसमें कि हमारे हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स आई, जो हमारे जॉन ब्रोमेन या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उन्होंने जो भी अपने स्टेप्स बताए थे कि हाँ ठीक है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, एक्सेसिव वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे, और तब जाके हमारी जो हाई यील्ड वैरायटी के जो सीड्स हैं वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दे पाएंगे। बट जो एक गलती हम लोगों ने वहाँ पे की थी, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि उसका क्या क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या फिर हम पानी का यूसेज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और फिर हेल्थ पे क्या इश्यूज़ हो गए, उन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में नहीं रखा था, ठीक है। तो पहले हमारे लिए क्या पब्लिक पॉलिसी थी? पब्लिक पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड प्रोडक्शन। अब फिर से अगेन अगर हम बात करते हैं आज की 2020-2025 की, तो वी ऑल नो कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी वजह से हमारी हेल्थ पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब जो हमारा शिफ्ट हो रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हो रहा है, ठीक है। और पहले जब हम कहते थे, हमने ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की थी, तो ध्यान सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस पर दिया गया था। और आज के टाइम पे हम क्या करते हैं? आज के टाइम पे हम कहते हैं कि नहीं, जो इतना भी डाइवर्स फूड क्रॉप है, ऑयल सीड्स हैं और हमारे मिलेट्स हैं, उनके ऊपर भी हमें उतना ही ध्यान देना है, बिकॉज एक मिक्सचर, एक वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया के कहने पर ही 2023 या फिर 2022 को ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो इंडिया के कहने के बाद ही जब इंडिया ने बहुत ज़्यादा फोकस किया और ये कहा कि नहीं, मिलेट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंडिया के ही उस एक्शन के बाद में या फिर उनके इस एफर्ट के बाद में एक पर्टिकुलर ईयर को, मे बी दैट ईयर कैन बी रॉन्ग, तो उसको ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारी पब्लिक पॉलिसी में एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट्स का जो साइज और अरेंजमेंट है वो भी चेंज होगा, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होगी। पहले हम स्पेस प्रोग्राम पे इतना ध्यान नहीं देते थे, आज स्पेस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो गया है, और उसकी वजह से सिर्फ हम अपने ही नहीं बल्कि बाकी की कंट्रीज़ की जो सैटेलाइट्स हैं वो भी अपने रॉकेट के थ्रू हम स्पेस में भेजते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, द लार्जर साइज ऑफ पीपल एंड मोर कॉम्प्लेक्स वर्क इज डेल्ट विद, सो वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑल्सो क्रॉप अप। तो उसी तरीके से जैसे जैसे काम में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते चले जाते हैं, वैसे ही हमारे डिपार्टमेंट भी चेंज होते रहते हैं, और फिर डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली देयर वाज एग्रीकल्चर इरीगेशन और द एग्रीकल्चर फूड, बट नाउ दे आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल दिया है कि पहले एग्रीकल्चर इरीगेशन का एक डिपार्टमेंट होता था, लेकिन जैसे जैसे उन लोगों के काम और ज़्यादा डाइवर्स होते चले गए, तो फिर एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट अलग कर दिया, फूड का अलग कर दिया और इरीगेशन का अलग कर दिया, ठीक है। ना तो नेक्स्ट टर्म, तो जो दूसरा टर्म है हमारा, वो है हमारा कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो कॉर्पोरेशंस बेसिकली क्या होते हैं? अगर हम कॉर्पोरेशंस की बात करें तो हम लोग ने अक्सर सुना होगा ना कि एक कॉर्पोरेशन होता है, वो कॉर्पोरेशन है। कॉर्पोरेशन को हम किसी बिजनेस एंटिटी के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ये है कॉर्पोरेशन की कि कॉर्पोरेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यूजुअली अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑथोराइज्ड टू एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी एंड रिकग्नाइज इन लॉ। तो कॉर्पोरेशन बेसिकली हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि ऑथराइज होते हैं टू एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और वो एक सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करते हैं, एंड दे आर रिकग्नाइज्ड इन लॉ, दे आर रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, कि लॉ से उनको रिकग्निशन मिला हुआ होता है काम करने के लिए। नाउ द कॉर्पोरेशंस एंजॉय द लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द इन्वेस्टर्स विच कैन लीड टू लॉसेस बीइंग एक्सटर्नलाइज। यहाँ पे लॉसेस होगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेशंस एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी फॉर द इन्वेस्टर। तो जब हम कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेशंस हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है
इन्वेस्टर्स के लिए एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी कि इन्वेस्टर्स की जो है पूरी की पूरी लायबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कॉरपोरेशन डूब जाएगा तो इन्वेस्टर्स भी साथ में डूब जाएंगे, ठीक है। और वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज विच कैन लीड टू लॉसेस बीइंग एक्सटर्नलाइज्ड, क्योंकि जो अपने वो लॉसेस हैं उन्हें वो एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं इन्वेस्टर्स से गवर्नमेंट या फिर जनरल पब्लिक को, ठीक है। कि उनकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितना उन्होंने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया होता है उस कॉरपोरेशन में, अगर उस कॉरपोरेशन को नुकसान होता है तो सिर्फ उतने अमाउंट का ही उनको लॉस होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू बी बैंकरप्ट इन केस ऑफ अ कॉरपोरेशन। क्यों होता है वो ऐसा? वो इसलिए होता है बिकॉज वो जो वहाँ के लॉसेस हैं उनको वो बाहर लीज आउट कर सकते हैं गवर्नमेंट को या फिर जनरल पब्लिक को, ठीक है। जैसे कि हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं कि म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी जो है अब वो इंट्रोड्यूस हो गए हैं हमारी कंट्री में कि हम म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स भी एक तरीके से जो है हमारा कुछ रेवेन्यू कलेक्ट करने का, डेवलपमेंट के लिए, म्यूनिसिपल एरिया के डेवलपमेंट के लिए, या फिर अपने आप को किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से बचाने के लिए, किसी लॉस वाली सिचुएशन से बचाने के लिए कॉरपोरेशन उसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो फिर ये है कि कॉरपोरेशंस आर डिस्टिंग्विश इनटू द स्टॉक कॉरपोरेशंस इफ दे कैन चूज स्टॉक, और द नॉन स्टॉक कॉरपोरेशन, प्रॉफिट कॉरपोरेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन। तो जब हम कॉरपोरेशंस की बात करते हैं तो पहले हमने क्या देखा कि कॉरपोरेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ देयर इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल एंड इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। फिर एक ही कॉरपोरेशंस जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी इंजॉय करते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि अगर उनके इन्वेस्टर्स का कुछ लॉस होता है तो फिर वो इन द प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ही होगा, खाली जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ इतना लॉस होगा, और बाकी के लॉस को वो एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा है कॉरपोरेशंस कितने तरीके के हो सकते हैं। तो कॉरपोरेशंस होते हैं हमारे, स्टॉक कॉरपोरेशन हो सकते हैं। स्टॉक कॉरपोरेशन हमारा वो होता है जो कि स्टॉक्स या फिर शेयर्स को इश्यू कर सकता है, ठीक है। दूसरा होता है नॉन स्टॉक कॉरपोरेशन जो कि स्टॉक्स या फिर शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकता। तीसरा है प्रॉफिट कॉरपोरेशन, यानी कि जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। और चौथा हो गया हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये कुछ हमारे कॉरपोरेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशंस होते हैं, जो प्रॉफिट बेसिकली के लिए काम नहीं करते हैं, जो कि सोशल सर्विस के लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखते हैं, फिर टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्पोरेशन, तो हमारा आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहें या फिर सिटी कॉर्पोरेशन, महानगर निगम और नगर निगम, इट इज़ अ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया दैट एडमिनिस्टर्स अर्बन एरियाज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटी कॉर्पोरेशन, नगर निगम या फिर महानगर निगम, वो हमारा लोकल गवर्नमेंट है जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे इंडिया में, जो कि उन अर्बन एरियाज़ को एडमिनिस्टर करता है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अर्बन एरिया जिसको एडमिनिस्टर करना है और उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमारा नगर निगम, महानगर निगम या फिर कहें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है, ठीक है। नाउ द 74th अमेंडमेंट मेड द प्रोविजंस लीडिंग टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट, कि जो हमारा 74th अमेंडमेंट था, ठीक है, वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए बनाया गया, जिसने इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया और उसके जो बाकी के राइट्स और ड्यूटीज़ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह हैं वो भी लेड आउट कर दिए, ठीक है। Now the area administered by it is called the municipal area and the municipal area is further divided into the wards, कि जो एरिया एडमिनिस्टर होता है बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जब हम बात करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो ये भी हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है। ये प्रॉफिट बेसिक के लिए काम नहीं करती है, ये बेसिकली काम करती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एरिया होता है जिसको ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है वो हमारा म्यूनिसिपल एरिया कहलाता है, और हर वो म्यूनिसिपल एरिया फर्दर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट वार्ड्स में, ठीक है। अलग अलग वार्ड्स में उसका डिवीजन होता है। नाउ द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द एडल्ट फ्रेंचाइजी विच बिकम द मेंबर्स ऑफ द कमिटी एंड एडमिनिस्टर फॉर द 5 years। और जो उसके मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि जितने भी वोटर्स होते हैं अब द 18 years ऑफ एज, वो अपने वोट के थ्रू उन लोग को इलेक्ट करते हैं, देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ द कमिटी, और फिर वो 5 साल तक काम करते हैं उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ठीक है। और इसीलिए उनको कॉर्पोरेटर्स भी बोला जाता है, जो लोग कमेटी का हेड होते हैं, जो कमेटी को चलाते हैं, ठीक है। नो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल तो है, रिकग्नाइज्ड बाय लॉ भी है, ठीक है। अब तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिकग्नाइज्ड है आफ्टर 74th अमेंडमेंट एक्ट, तो कॉर्पोरेशन तो वो है, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इसके फंक्शंस है अर्बन प्लानिंग,
वाटर सप्लाई, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो इसके बेसिक फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं अर्बन लोकल डेवलपमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, तो इसमें हमारा अर्बन प्लानिंग के बाद आता है कि किस तरीके से हमको हमारी अर्बन प्लानिंग करनी है। ठीक है, फिर वाटर सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, सबके पास पहुंच रही है कि नहीं, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर भी इनको ध्यान देना है, पब्लिक हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और सैनिटाइजेशन वगैरह ये इनके बेसिक इश्यूज हैं, बेसिक फंक्शंस हैं जिसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डील करता है। ठीक है, सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमने देखा वो हमारा कॉर्पोरेशन जो था उसका एक एग्जाम्पल था। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ कंपनी विच इज़ अ लीगल एंटिटी मेड अप ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पीपल, बी नेचुरल, लीगल और मिक्सचर ऑफ बोथ, फॉर कैरिंग अ कमर्शियल और द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। कि अगर हम कंपनी की बात करते हैं बेसिकली, कि कंपनीज कब बनाई जाती हैं, तो जो कंपनीज होती हैं वो हमारी बेसिकली हमारी कंपनीज एक्ट से भी दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो वो ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक लीगल एंटिटी होती है विच इज़ मेड बाय एसोसिएशन ऑफ पीपल, उसमें भी ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर लीगल हो या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ है, यानी कि कोई लीगल इंसान उससे जुड़ा हुआ है या फिर वो एक नेचुरल लिविंग बीइंग है या फिर उन दोनों का एक मिक्सचर है, उसको हम कंपनी कहते हैं, जो कि किसी कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज के लिए बनाई जाती है। कि किसी आप कमर्शियल टास्क को पूरा करने के लिए, किसी इंडस्ट्रियल टास्क को पूरा करने के लिए अगर आप एक एंटिटी बना रहे हैं विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तो वो हमारी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, नाउ द कंपनी मेंबर्स दे शेयर अ कॉमन पर्पस एंड यूनाइट टू फोकस देयर वेरियस टैलेंट्स एंड ऑर्गेनाइज देयर स्किल्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल। तो कंपनी में भी बेसिकली यही है कि उसमें एक कॉमन पर्पस को वो लोग डील करते हैं, उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं, और जो जितना भी अपना टैलेंट है उसको फोकस करते हैं, अपनी स्किल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डिजायर्ड गोल को पाने के लिए। ठीक है, जो बेसिकली हमारा हर एंटिटी का ही गोल होता है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है थ्रू दिस प्रोसेस, थ्रू दिस फंक्शन, जैसे हमने डिपार्टमेंट में देखा था वैसा ही। ठीक है, नाउ कंपनी कैन बी अ लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। तो जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में भी डिफरेंट सेग्रीगेशंस होते हैं, कि कोई कंपनी है जिसे हम लिमिटेड कहते हैं ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर ऐसे। तो वो जो लिमिटेड वर्ड आता है वो दो वजह से आता है, या तो वो लिमिटेड बाय लायबिलिटी होता है या फिर लिमिटेड बाय शेयर्स होता है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि कौन सी एक कंपनी है जो कि हमारे स्टॉक्स और शेयर्स जो हैं वो इशू कर सकती है, और कितने लिमिट तक वो इशू कर सकती है। ठीक है, कि एक सर्टेन लिमिट होती है, इतने लिमिट में ही कोई भी एक कंपनी है जो कि शेयर्स वगैरह इशू कर सकती है, तो उसको हम लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। ये जो वर्ड हमारा लिमिटेड होता है ये दो वजह से आता है, पहला होता है लिमिटेड बाय शेयर्स या फिर होता है लिमिटेड बाय लायबिलिटी। लायबिलिटी होती है उन इन्वेस्टर्स की, उन शेयर होल्डर्स की जिन्होंने पैसा लगाया होता है इस कंपनी में। ठीक है, और जब हम लिमिटेड बाय शेयर्स बोलते हैं तो जब भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो जो भी आम जनता है, आम लोग हैं, वो जो हैं उन शेयर्स को खरीदते हैं, एंड हेंस दे ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर आती है हमारी अनलिमिटेड कंपनी, जहाँ पे हम शेयर्स, स्टॉक्स वगैरह को इशू नहीं करते हैं, जो हमारी लिमिटेड एक सेक्शन में नहीं आती, वो हमारी अनलिमिटेड कंपनी कहलाती है। फिर है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो होती है जिसके जो मेजर अथॉरिटी है या फिर मेजर नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। और प्राइवेट कंपनी वो होती है जो कि टोटली या फिर अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनी के जो शेयर्स हैं, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किसी प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट पर्सन के अंडर में हो। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट के अंडर में कंपनी काम करती है उसे हम पब्लिक कंपनी कहते हैं, जो किसी प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट पर्सन के अंडर में काम करती है उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया, द PSUs इन द इंडिया गवर्न बाय द गवर्नमेंट। तो अगर हम पब्लिक सेक्टर से कंपनीज की बात करें, अगर हम कंपनी का एग्जांपल ले रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, अगर हम कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं तो फिर हम एग्जांपल लेंगे PSUs का, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं हमारे यहाँ जो काम करती हैं, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, तो स्पेशली उन्हीं सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने अभी भी अपने अंडर में रखा है आफ्टर 1991, बिकॉज 1991 के बाद में हमने LPG जो हमारा मॉडल है उसको अपनाया था, विच इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो LPG का हमारा जो मॉडल था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको अडॉप्ट करने के बाद में बहुत सारे सेक्टर्स या फिर मोस्टली जो सेक्टर्स थे वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए थे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा था कि अब हम हर सेक्टर को अपने अंडर में नहीं रखेंगे, और जो लाइसेंस राज था वो भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि पहले किसी भी धंधे को खोलने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, उसके लिए आपको महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता था, विच ऑल्सो बिकेम अ वेरी वेरी बिग रीज़न फॉर द करप्शन इन इंडिया। ओके, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि
अब जो गवर्नमेंट ने जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर अपना होल्ड बना रखा है वो वही सेक्टर्स हैं विच आर वेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया, ठीक है, जो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, हम स्पेस सेक्टर की बात करें, हम एल्यूमिनियम की बात करें जो हमारी हिंडाल्को वगैरह की कंपनीज़ हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ONGC है हमारी, फिर हमारी क्या कहते हैं कि एयर इंडिया हो गई, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, NTPC हो गई। तो ये सारे जो हमारे PSUs हैं, जिनमें से कुछ को हम महारत्ना, मिनी रत्ना भी कहते हैं, महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी है, इसमें उनको अलग अलग करके डिफाइन भी किया गया है। तो ये सारी कंपनीज जो है एक्चुअली वो इंडिया प्राइवेट प्लेस को इसलिए नहीं देना चाहती है बिकॉज ये जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो कुछ एक दो कंपनीज हैं जो फर्टिलाइजर्स प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो कि बनाती हैं, लेकिन जो स्टील की बात करें या फिर मेजर जितना भी हमारा माइनिंग एक्टिविटीज़ है वो मोस्टली हमारे गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। क्यों? बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट टू लूज दिस स्ट्रैटेजिक थिंग्स टू द प्राइवेट प्लेयर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और जिसकी वजह से हमारे देश का नुकसान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी IPSUs यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हैं। कुछ काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं और कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में बहुत ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं जितना एक प्राइवेट प्लेयर कर पाता, ठीक है। तो उसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं एक कंपनी के, पब्लिक सेक्टर कंपनी होने के, और उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द बोर्ड्स कि अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं बोर्ड की, तो बेसिकली अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड भी हमारे इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ टू फॉलो अ कॉमन पर्पस और अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो वो भी एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कुछ लोग मिल करके एक साथ काम करते हैं, जिसका एक चेयरमैन भी होता है, और वो लोग भी एक अपने कॉमन पर्पस को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। एंड दिस एंटिटी इज़ ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, कि जो हमारा लॉ ऑफ इंडिया है उसके थ्रू ये रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। तो जब हम बोर्ड्स की बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में बोर्ड हमारा बेसिकली, वैसे तो जो टी बोर्ड है हमारा वो भी होता है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बोर्ड्स इन इंडिया। वो हमारे जितने भी टी प्लांटेशंस हैं या फिर टी कॉरपोरेशंस वगैरह हैं उसको ध्यान में रखता है, उनका एक गवर्निंग बॉडी की तरह काम करता है। तो टी बोर्ड भी है, लेकिन हम एजुकेशन वाले बोर्ड जो है उसका एग्जाम्पल लेंगे। तो फिर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एजुकेशन बोर्ड्स भी हैं इंडिया में, काफ़ी सारे एजुकेशन बोर्ड्स हमारे यहाँ काम करते हैं, जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं हमारे, तो वो डिसाइड क्या क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो स्कूल की किताबें हैं उनका सिलेबस कैसा होना चाहिए, हमें कौन सी स्कूल बुक्स को हमें प्रेफर करना है, क्या होना चाहिए, टीचर्स का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उसके अलावा जो है टीचर्स का जो सिलेक्शन है, उनकी जो ट्रेनिंग है वो भी इन्हीं के अंडर में होती है, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्कूल्स को प्रॉपरली सर्टिफाई करना कि कौन कौन से स्कूल्स उनके अंडर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, या फिर उनसे अफिलिएटेड हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे एजुकेशन बोर्ड्स के अंडर में आती हैं। फिर इंडिया में बहुत सारे एजुकेशन बोर्ड्स हैं, जैसे कि स्टेट बोर्ड्स हो गया, CBSE हो गया, ICSE हो गया, और भी काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे देयर विल बी अ लॉन्ग सीरीज ऑफ द बोर्ड्स इन इंडिया, उन सबको तो ध्यान में रखा भी नहीं जा सकता, बट मोटा मोटा अगर हम ये समझ लें कि हर एक स्टेट का तो अपना बोर्ड होता ही है, एक तो मिनिमम होता ही होता है, किसी किसी के तो एक से ज़्यादा बोर्ड्स हैं। और उसके अलावा CBSE जो है हमारा वो एक सेंट्रल बोर्ड है, ICSE भी हमारा सेंट्रल बोर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ एजुकेशन बोर्ड्स हैं जो काम करते हैं, ठीक है, जो ये देखते हैं कि हमारे बच्चों का क्या सिलेबस होगा, कौन कौन सी बुक्स उन्हें पढ़नी है, और टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका जो सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, प्लस कौन कौन से स्कूल्स उनके अंडर में आते हैं ये भी बात देखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बोर्ड्स के हिसाब से। तो आज के टॉपिक में वी डिस्कस्ड 4 थिंग्स। फर्स्ट वॉज द डिपार्टमेंट, सेकेंड वॉज द कॉर्पोरेशन, थर्ड वॉज द कंपनी एंड फोर्थ इज द बोर्ड्स। और हमने सबको अलग अलग सेपरेट डील किया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।